Hello, my dear students. Welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your psychology educator. So, chapter number 4 that is human development हम पढ़ रहे हैं and आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं about the childhood stage या चाइल्डहुड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम फिजिकल, मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमने प्री नेटल एंड इन्फेंसी स्टेज को हमारे लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया और साथ ही साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम पहुंच गए हैं हमारे चाइल्डहुड स्टेज पर. सो अब बात करेंगे कि चाइल्डहुड एज में किस तरीके से जो है डेवलपमेंट होता है एक इंडिविजुअल का, एक ह्यूमन का, और उसमें हम स्पेशली जो है फिजिकल, मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर है? स्टार्ट करते हैं. सो ज्यादा जो है अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा आ जाते हैं चाइल्डहुड के ऊपर. सो अभी हमने प्री नेटल की बात करी. प्री नेटल इज योर फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ. Then from your birth or from 0 years of age to your 3 to 4 years of age जो है हम इन्फेंसी मान के चलते हैं. एंड देन आपकी आती है चाइल्डहुड स्टेज. अब चाइल्डहुड स्टेज में एक बच्चे का कैसे डेवलपमेंट होगा? सो द चाइल्ड ग्रोथ स्लोज डाउन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एज कंपेयर टू इन्फेंसी. हमने इन्फेंसी स्टेज के अंदर ये देखा कि एक बच्चे का, एक न्यू बॉर्न का डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होता है, कैसे उसके अंदर कॉग्निटिव, उसके अंदर सेंसरी एबिलिटीज, कैसे उसके अंदर जो है फिजिकल और साथ ही साथ में सोशो इमोशनल डेवलपमेंट होता है. ब्रेन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. ब्रेन जो है डेवलप होना स्टार्ट होता है, जिसके साथ में बाकी चीजें भी डेवलप होती हैं. अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे जो चाइल्ड है उसकी ग्रोथ होती है, मतलब चाइल्डहुड स्टेज तक जब वो पहुंचता है तो उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है. क्या हो जाती है? एक चाइल्ड की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है एज कंपेयर टू इन्फेंसी. यानी कि इन्फेंसी स्टेज में जितनी तेजी से ग्रोथ हो रही थी, चाइल्डहुड में वो थोड़ी सी स्लो हो गई है. एंड द चाइल्ड डेवलप्स फिजिकली, गेन्स वेट, हाइट, लर्न्स टू वॉक, रन्स, जंप्स, प्लेज विद अ बॉल. अब जैसे जैसे चाइल्ड इन्फेंसी से बाहर आता है, चाइल्डहुड स्टेज में आ जाता है, तो धीरे धीरे करके वो फिजिकली डेवलप होना स्टार्ट होता है. वो जो है हाइट उसको मिलती है, उसको वेट मिलता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, भागना सीखता है और जो है रन करना, जंप करना, बॉल के साथ में खेलना, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज हमको उसके अंदर, फिजिकल ग्रोथ हमको उसके अंदर देखने को मिलती है. सोशली द चाइल्ड्स वर्ल्ड एक्सपेंड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द फैमिली एंड अडल्ट्स नियर होम एंड एट स्कूल. सोशली अगर हम बात करें तो अब एक जो चाइल्ड है उसका वर्ल्ड उसके पेरेंट्स से निकल के उसकी पूरी फैमिली, अडल्ट्स, उसके घर के आसपास नेबरहुड और साथ ही साथ में उसके स्कूल तक जो है उसका एक तरीके से हम बोलें कि कनेक्शन हो जाता है. अभी जो चाइल्ड था, अभी जो न्यूबॉर्न था, वो ज्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करता था, थोड़ा बहुत अपनी फैमिली से अटैच होता था. अब वो धीरे धीरे करके अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने घर के आसपास में अपने नेबर्स, अपने स्कूल, उसमें पीयर, उसके फ्रेंड्स, उन सभी के साथ में जो है अपने मतलब उस वर्ल्ड के साथ में जो है एक्सपेंड होना स्टार्ट करता है सोशली. The child also begins to acquire the concepts of good and bad, that is develops a sense of morality. इसी के साथ साथ में एक चाइल्ड ये भी सीखता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, और साथ साथ में उसके अंदर मोरालिटी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. क्या अच्छा है, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको काम नहीं करने चाहिए. जनरली बच्चों को सिखाया जाता है ना कि आपको ये जो है ये हैबिट्स आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए. आप बड़ों से मिलते हो तो आपको उनको किस तरीके से जो है मतलब ट्रीट करना है, या आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में किस तरीके से रहोगे, आप उनसे मिलोगे तो आप कैसे जो है उनको किस तरह का गेस्चर दोगे, ये सारी चीजें बच्चों को जो है सिखाई जाती हैं. During childhood, children have increased physical capacities, can perform tasks independently, can set goals and meet adult expectations. Childhood के टाइम पर जो चिल्ड्रन होते हैं वो जनरली अपनी फिजिकल कैपेसिटीज को इंक्रीज करते हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंटली और एडल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस को भी मीट आउट करते हैं. जनरली आपने देखा होगा कि बच्चे जो है कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे बड़े करते हैं वैसे वो करने लग जाते हैं. ठीक है, ये एक चीज भी हमने देखी है. जनरली उनका जो है एक फिजिकल कैपेसिटीज तो डेवलप होती ही हैं, साथ ही साथ में माइंड उनका डेवलप होना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. क्या डेवलप हो रहा है? माइंड डेवलप हो रहा है, नॉट ब्रेन. ओके,
सो यहाँ से ये चीजें डेवलप होती हैं एंड द इंक्रीजिंग मेच्योरेशन ऑफ द ब्रेन अलॉन्ग विद अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस कॉग्निटिव एबिलिटीज। और जैसे जैसे उसके अंदर मेच्योरेशन आने लग जाती है, जैसे जैसे जो है ब्रेन का मेच्योरेशन होता है, जैसे जैसे उसको आसपास में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वैसे वैसे करके कॉग्निटिव एबिलिटीज एक चाइल्ड के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। मेच्योरेशन मैंने आपको क्या बताया था जब हमने ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेच्योरेशन, इवोल्यूशन पढ़ा था कि जो आपके अंदर जेनेटिकली सारी चीजें डेवलप होती जाती हैं तो आप चीजों को जल्दी समझने लग जाते हो, जल्दी परफॉर्म करने लग जाते हो, दैट इज मैच्योरेशन। तो जितनी जल्दी आपका ब्रेन जो है वो मैच्योर होने लग जाता है और जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको अपने आसपास में मिलती हैं उतना ज्यादा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, आपके माइंड का डेवलपमेंट होने लग जाता है, आप थिंक करने लग जाते हो, आपके अंदर नोइंग प्रोसेस आ जाता है, परसेप्शन आ जाता है, इंटेलिजेंस आ जाता है, ये चीजें जो है बच्चे के अंदर आने लग जाती है। तो ये सारी चीजें कब होती हैं? चाइल्डहुड स्टेज में। अब इन स्टेजेस को मतलब चाइल्डहुड स्टेज को हम अलग अलग स्टेजेस में पढ़ें तो सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में जनरली 2 प्रिंसिपल्स होते हैं जिन प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स सेफालोकॉर्डली, ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो सेफालोकॉर्डली प्रोसीड करता है। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द सेफेलिक और द हेड रीजन टू द कॉर्डल और द टेल रीजन, उसके हेड से लेके उसकी टेल तक जो है उसका डेवलपमेंट होता है। चाइल्ड जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है, और दे गेन कंट्रोल ओवर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बिफोर द लोअर पार्ट, मतलब उसके हेड से लेके उसकी टेल तक जो है पूरी ग्रोथ होती है और उसका जो मतलब एक तरीके से जो डेवलपमेंट है वो सबसे पहले उसकी अपर बॉडी से स्टार्ट होता है। उसके अपर पार्ट जो है वो पहले कंट्रोल उनके अंदर आता है, फिर उसके बाद में लोअर बॉडी आती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं जनरली उनका जो हेड होता है ना वो उनकी बॉडीली पार्ट्स से ज्यादा बड़ा होता है, और अगर आप देखोगे कि कभी जैसे कोई छोटा सा बच्चा है वो क्रॉलिंग कर रहा है, अपने घुटनों के बल चल रहा है, तो वो पहले अपने हैंड्स को यूज करेगा, उसके बाद में वो अपने लेग्स को यूज करेगा। तो क्यों? क्योंकि उसका जो मतलब जो डेवलपमेंट होता है, एक चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो जनरली सेफेलोकॉर्डली होता है, जिसका मतलब ये है कि हेड से स्टार्ट होगा और फिर टेल तक जाएगा। सेकेंड, growth proceeds from the center of the body and moves towards the extremities or more distal regions। जो growth है वो आपकी बॉडी के सेंटर से स्टार्ट होगी और फिर उसके बाद में आपके डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेफेलोकॉर्डली होगी, मतलब सेफेलिक से लेके आपकी टेल तक होने वाली है, ऐसे डेवलपमेंट होगा। और दूसरा सेंटर से स्टार्ट होगा और फिर आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में आपका डेवलपमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर जनरली क्या एक चीज कही गई है कि इनिशियली इन्फेंट्स रीच फॉर ऑब्जेक्ट्स बाय टर्निंग देयर एंटायर बॉडी ग्रेजुअली, दे एक्सटेंड देयर आर्म्स टू रीच फॉर थिंग्स। और जनरली देखा गया है कि जो इन्फेंट्स होते हैं जब वो किसी चीज को अपने हाथ में पकड़ना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जो है टच करना चाहते हैं, जनरली पूरी बॉडी को जो है वो अपनी टर्न अराउंड कर लेते हैं। These changes are the result of maturing nervous system and not because of any limitation, since even visually impaired children show the same sequence। तो यहाँ पर एक चीज कही गई है कि ये जो सारे चेंजेस आते हैं ये नर्वस सिस्टम क्योंकि डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके, इसलिए हमको ये देखने को मिलता है। और आप देखोगे कि जिन लोगों को दिखता नहीं है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, इवन उनके अंदर भी ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं कि वो भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो है रीच करना चाहते हैं तो वो इसी तरह से करते हैं, दे एक्सटेंड देयर आर्म्स टू रीच फॉर थिंग्स। क्लियर है? ऐसा समझ में? तो ये चीजें होती है नर्वस सिस्टम की वजह से। अब जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन डेवलप होगा तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा साथ साथ नर्वस डेवलपमेंट होगा, सॉरी नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, उसी के साथ साथ में आपके अंदर स्किल्स आने लग जाएंगी। तो ऐसे करके इन्फेंट का डेवलपमेंट होता है, ओके, और फिर आप धीरे धीरे करके चाइल्डहुड स्टेज पर आ जाते हो। Now, as children grow older, they look slimmer as the trunk part of their bodies lengthens and body fat decreases। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज ये एक ह्यूमन है, जस्ट सपोज, ठीक है, देखो मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट स्टिल मैं आपके लिए थोड़ी सी कोशिश कर लेती हूँ बनाने की, ठीक है। जस्ट सपोज ये जो है एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, छोटा ही अभी तो फिलहाल। अब क्या होगा कि इसमें जो इसके सेंटर से जो है मतलब सेंटर से डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा और फिर वो डिस्टल रीजन्स तक डेवलपमेंट जो है वो होने वाला है। मतलब आपका जो डेवलपमेंट है वो आपके सेंटर से स्टार्ट होगा और फिर वो आपकी पूरी बॉडी को कवर अप करेगा। तो यहाँ पर ये एक चीज कही जा रही है कि आपने देखा होगा बच्चे जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे करके वो बहुत दुबले पतले से दिखने लग जाते हैं, है ना, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। मतलब पहले भी ये एक चीज देखी गई है कि जनरली जो बच्चे होते हैं
अच्छे गोल मटोल भी हों, बहुत ही हेल्दी भी अगर उनका बर्थ हुआ है, बट स्टिल धीरे धीरे करके जो है वो बहुत ही स्लिमर दिखने लग जाते हैं। क्यों दिखने लग जाते हैं? क्योंकि अब उनका जो ट्रंक पार्ट है उनकी बॉडी का वो ग्रो कर रहा है और जो फैट है ना वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ये मैंने आपको इसका मीनिंग बताया कि सेंटर ऑफ द बॉडी से ग्रोथ होगी और फिर वो डिस्टल रीजन तक जाएगी और इसी के साथ साथ में जो आपकी बॉडी का ट्रंक पार्ट है, जो मेन पूरा है, वो डेवलप होना स्टार्ट होगा। आपकी बॉडी को लेंथ मिलेगी और जो बॉडी का फैट है वो कम होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपकी अपनी फिजिकल ग्रोथ होती है। The brain and the head grow more rapidly than any other part of the body. सबसे तेजी से अगर किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में ग्रोथ होती है तो वो होती है ब्रेन और हेड में। क्लियर है? The growth and development of the brain are important as they help in the maturation of children's abilities such as eye-hand coordination, holding a pencil and attempts made at writing. अब इसी के साथ साथ में ब्रेन का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर एक चाइल्ड के अंदर एबिलिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन कर सकता है और साथ ही साथ में वो पेंसिल को होल्ड कर सकता है। आपने देखा ना 3 से 4 साल का बच्चे को जो है पेंसिल वगैरह पकड़ना सिखाया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि अब तुमको जो है लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो पहले वो पेंसिल को पकड़ना सीखता है ना, और फिर इसी के साथ साथ में जो है उसको लिखा मतलब राइटिंग के एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि उसको लिखना सिखाया जाए। और इसी मिडिल और लेट चाइल्डहुड ईयर्स में children increase significantly in size and strength. Increase in weight is mainly due to increase in the size of skeleton and muscular systems as well as size of some body organs. और middle और late childhood years में जो बच्चे होते हैं वो उनका size, उनकी strength, उनके जो weight है, ये सारी चीज़ें gain करना start करते हैं। वो कुछ बच्चे होते हैं जो generally बहुत ज़्यादा weight gain कर लेते हैं, तो वो इसलिए भी होता है कि उनकी body में muscular system जो है उसका भी development हो रहा है और साथ ही साथ में जो है और भी दूसरे organs हैं जिनका साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे का भी डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है? आया समझ में? तो इस तरीके से इन 2 प्रिंसिपल्स के थ्रू जो मैंने आपको बताया एक चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ होती है। सेकंड है मोटर डेवलपमेंट। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में होती है, तो उसमें क्या क्या है? आप अपने हाथों को, अपने पैरों को यूज कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ में चल सकते हो और साथ ही साथ में आप जो है पूरे इन्वायरमेंट के साथ में एक तरीके से जो है मतलब क्या बोलते हैं घुल मिल जाते हो। ठीक है? तो एक ग्रॉस मोटर स्किल्स अगर हम देखें कि एक चाइल्डहुड ईयर्स में एक बच्चे के अंदर क्या आती है, तो पहली चीज तो वो अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को यूज कर सकता है, चल सकता है, कॉन्फिडेंटली चल सकता है। पहले मतलब बच्चे चलते हैं तो अपने को ही डर रहता है कि हाँ गिर जाएंगे, इन्फेंट वाली स्टेज में आपसे मैं बोल रही हूँ, जब उनको अच्छे से चलना नहीं आता, लेकिन अब क्योंकि उन्हें सीख लिया तो वो कॉन्फिडेंटली जो है चल पाते हैं और अपने हाथ पैरों को यूज कर सकते हैं। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं जो चाइल्डहुड ईयर्स में हमको मतलब ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फाइनर मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो फिंगर डेक्सटेरिटी, आई हैंड का कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। और इसी टाइम्स में मतलब ये एक चीज़ डिफाइन होती है कि बच्चा जो है वो लेफ्ट हैंडी होगा या राइट हैंडी होगा। हमने देखा ना कि कुछ लोग राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो इसी एक एज में जो मैं अभी आपको बता रही थी कि पेंसिल पकड़ना उसको सिखाया जाता है, लिखना उसको सिखाया जाता है, तो यहीं से वो जो बच्चा है वो उसका प्रेफरेंस पता चलता है कि वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में से किसको ज़्यादा प्रेफर करता है। द मेजर अकम्पलिशमेंट्स इन ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब कौन कौन सी मेजर चीज़ें होती हैं जो ग्रॉस और फाइनर मोटर स्किल्स चाइल्डहुड में हमको देखने को मिलती हैं, उसको यहाँ पर बताया गया है। ये ग्रॉस मतलब ओवरऑल इन जनरल कौन कौन सी स्किल्स एक बच्चे के अंदर हमको देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू उसकी एज, और यहाँ पर फाइनर मोटर स्किल्स बताई गई हैं कि जो छोटी छोटी चीजें बच्चों के अंदर हमको देखने को मिलती है। मतलब ये एक तरीके से मैक्रो है और ये एक तरीके से माइक्रो लेवल पर है। तो जब बच्चा 3 साल का होगा तो हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग ये हमको उसको देखने में मिलती है, भागना सीखता है, कूदना सीखता है, ये चीज़ें होती हैं। फाइनर पर हम आए तो बिल्ड ब्लॉक्स, पिक ऑब्जेक्ट्स विथ 4 फिंगर एंड थंब। फिंगर को, थम्स को यूज करके जो है मतलब ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना, ब्लॉक्स वगैरह बिल्डअप करना, खेलना कूदना, ये सारी चीजें। और आपने देखा होगा बच्चों को पजल्स दिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं कि आप उसको जो है ज्वाइन करना सीखो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड शार्प होगा, ये चीजें कही जाती है। 4 साल का बच्चा होता है सो ही क्लाइंब अप एंड डाउन स्टेयर्स विद 1 फुट ऑन ईच स्टेप। जनरली बच्चों को सीढ़ी चढ़ते हुए देखा है कभी छोटे छोटे बच्चों को, तो वो क्या करते हैं पहले एक पैर एक सीढ़ी पर रखते हैं, फिर दूसरा वाला भी उसी पर रखते हैं, फिर एक और पैर उस पर रखते हैं। अपने जैसे नहीं चलते, जैसे अपन चलते ना, बड़े लोग हो गए हैं तो अब हाँ बहुत जल्दी जल्दी जो है स्टेयर्स को अप एंड मतलब अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स आ जा सकते हैं। बट बच्चे जनरली क्या करते हैं एक स्टेप, एक स्टेयर के ऊपर एक स्टेप रखते हैं फिर दूसरी रखते हैं, इस तरीके से जो है चलना सीखते हैं। ग्रॉस
बट फाइनर दे फिट जिगसॉ पजल प्रिसाइजली। और इसी एक एज में जो है, मैं जो वो पजल वाली आपको बात बता रही थी कि पजल्स वगैरह जो है वो सीख लेते हैं कि कैसे उसको जो है फिट करना है। 5 साल तक आते आते मतलब जो है रन हार्ड एंड एंजॉय रेसेस वगैरह करने लग जाते हैं, तेजी से दौड़ने लग जाते हैं, खेलना कूदना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फाइनल क्या है कि हैंड आर्म बॉडी ऑल कोऑर्डिनेट विथ आई मूवमेंट, आई के मूवमेंट के साथ में हैंड बॉडी ये सारी चीजें भी मूव करने लग जाती हैं। तो मोटर डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो जनरली बच्चों के अंदर जो है ये सारी स्किल्स डेवलप होती हुई हमको दिखने को मिलती हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी साथ ही साथ में होता चलता है। क्लियर है। अब आगे कॉग्निटिव पे, तो ये फिजिकल और मोटर स्किल्स जो बच्चे के अंदर ओवरऑल हम देखते हैं और इन जनरल मैंने आपको बताया। अब कॉग्निटिव की बात करें, सो द चाइल्ड्स एबिलिटी टू एक्वायर द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इनेबल्स हिम और हर टू यूज मेंटल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। एक चाइल्ड की एबिलिटी जहां पर ऑब्जेक्ट परमानेंस की जरूरत होती है, चाइल्ड की एबिलिटी टू एक्वायर द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसके थ्रू वो क्या कर सकता है, वो अपने मेंटल सिंबल्स को यूज कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आपने ये ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला कंसेप्ट कहां पढ़ा है अभी तक? अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमने ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला कंसेप्ट जो है वो कहां पर पढ़ा हुआ है। सो जब हमने इन्फेंसी स्टेज को डिस्कस किया था तो पियागेट के एक टेबल में हमने पढ़ा था, पियागेट ने एक टेबल दिया था जिसके अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि कौन कौन सी स्टेजेस में जो है किस तरीके से उसकी वेज ऑफ थिंकिंग में चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होता है एक इन्फेंट की। तो यहाँ पर मतलब एक चाइल्ड की या इन्फेंट की, उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन कर रहे थे जिसमें हमने ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली बात को समझा था प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जो कि आपकी 2 से लेकर 7 ईयर्स के बीच में होती है। अब उसी ऑब्जेक्ट परमानेंस को यहाँ पर बताया गया है। सो हाउएवर द चाइल्ड एट दिस स्टेज लैक्स द एबिलिटी दैट अलाउज हिम और हर टू डू मेंटली व्हाट वाज डन फिजिकली बिफोर। तो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर जो बच्चा है वो द चाइल्ड एट दिस स्टेज लैक्स द एबिलिटी दैट अलाउज हिम और हर टू डू मेंटली व्हाट वाज डन फिजिकली बिफोर। तो मतलब यहाँ पर जो है वो चीज़ों को फिजिकली जो चीज़ हो सकती है उसको मेंटली करने की कोशिश करने लग जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड फोकसेस ऑन पियागेट्स स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, जो मैं आपको बता रही थी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो हमने पियागेट के डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिस्कस किया था उसी की बात यहाँ पर हो रही है। द चाइल्ड गेन्स द एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। मतलब इन जनरल यहाँ पर ये है कि वो अपने माइंड का यूज करने लग जाता है। जो चीज़ों को फिजिकली किया जा सकता है वो उन चीज़ों को मेंटली सोचने लग जाता है। जो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वो उसको अपने माइंड में एक तरीके से उस ऑब्जेक्ट को जो है फ्रेम कर लेता है। यू मे हैव ऑब्जर्व चिल्ड्रन ड्रॉ डिजाइंस और फिगर्स टू रिप्रेजेंट पीपल, ट्रीज, डॉग, हाउस एक्सेट्रा। अब आपने देखा होगा कि बहुत बार चिल्ड्रन क्या करते हैं कि जो भी ट्रीज, पीपल, डॉग वगैरह उन्होंने अपने आसपास में देखे हैं उसकी अगर आप उनको बोलो कि आप उसकी ड्राइंग बना के दिखाओ तो वो आपको कुछ ना कुछ जो है शेप वगैरह, डिजाइन, फिगर वगैरह बना के दिखा देते हैं। जनरली जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं ना वो ये चीज कर पाते हैं। तो ये क्यों हो पा रहा है? ऑब्जेक्ट परमानेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर उनके अंदर एक मेंटल एबिलिटी जो है वो आ चुकी है जहां पर वो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना उसे देखे, बिना उसे सेंस किए, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जिसे वो सेंस नहीं कर सकते, जो उनके सामने है भी नहीं, बट स्टिल दे कैन पोर्ट्रे देम। एक जो है एक मेंटल एबिलिटी उनके अंदर आ जाती है कि वो उस एक चीज को रिप्रेजेंट जो है आपको करके दिखा सकते हैं। तो ये एक चाइल्ड की एबिलिटी जो है डेवलप हो जाती है जिसे पियागेट बता रहे हैं। This ability of the child to engage in symbolic thought helps to expand his or her mental world। और ये जो एक एबिलिटी चाइल्ड के अंदर आ जाती है ना, जहाँ पर वो सिंबलिक थॉट्स के साथ में जो है एक्सपेंड मतलब उनके साथ में एंगेज कर पाता है, इससे वो इस मेंटल वर्ल्ड को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। मतलब उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो और ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। The progress in symbolic thought continues. A salient feature of pre-operational thought is egocentrism, that is self-focus. That is, the children see the world only in terms of their own selves and are not able to appreciate others' point of view. Symbolic thought जो process है वो चलता ही रहता है और इस pre-operational thought जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसका एक और फीचर होता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है सेल्फ फोकस, जहाँ पर बच्चे इस वर्ल्ड को सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही देखते हैं, बाकी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ना ही एग्री करते हैं, मतलब वो इतना ज्यादा सोच ही नहीं पाते हैं अभी। सो ये भी एक उसका फीचर होता है। एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ ईगोसेंट्रिज्म एंगेज इन एनिमिज्म, दैट इज थिंकिंग दैट ऑल थिंग्स आर लिविंग लाइक वन सेल्फ। और इसी के कारण से ईगोसेंट्रिज्म की वजह से
वो एनिमिज्म में इंगेज हो जाते हैं। एनिमिज्म का मतलब ये होता है यहाँ पर कि ये एक चीज सोचना कि सब चीज लिविंग है, जैसे हम जी पा रहे हैं वैसे ही सब जी पा रहे हैं। क्योंकि अभी जनरली देखो क्या है ना कि एक बच्चा छोटा है, अभी 4, 5, 6 साल का है, अभी चीजों को उतने ज्यादा अच्छे से नहीं समझता। 4, 5, 6 भी नहीं, 5 से कम एज ही हम मान के चले, 3 से 5 के बीच में। तो अभी वो बिल्कुल छोटा है, अभी वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहाँ से जो है वो अपने अकॉर्डिंग कैसे समझता है, कैसे उसका माइंड डेवलप होता है, वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको बताया, एक आपको सिंबॉलिक थॉट्स बताया, एक ईगो सेंट्रिज्म बताया, देन एनिमिज्म बताया। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। They attribute life-like qualities to inanimate objects. जो inanimate objects होते हैं उनको भी वो life provide कर देते हैं. Like for example, if a child while running slips on the road, he or she might show animism by saying road hurt me. आपने देखा होगा जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, वो भाग रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन एकदम से गिर गया, तो जनरली वो क्या कहेंगे कि मुझे इस रोड ने हर्ट कर दिया, मुझे मतलब जनरली ऐसा कहा जाता है ना कि मुझे रोड ने मार दिया है, मुझे रोड से जो है चोट लग गई है। तो जनरली वो क्या समझते हैं कि ये रोड भी जो है ना ये लिविंग एंटिटी है, ठीक है, ये भी जो है मेरी ही तरह है और इसने मुझे मार दिया है। तो ये एक थॉट जो है उनके अंदर डेवलप होने स्टार्ट करते हैं और इन्हीं थॉट्स के थ्रू वो धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे हमने इन्फेंट के टाइम पे पढ़ा था कि ऐसा नहीं होता कि बच्चों को जस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं एंड फिर वो जो है अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि वो खुद से वर्ल्ड को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ओके, As children grow and are more approximately between 4 and 7 years of age, they want answers to all their questions. अब ये जो एज की मैं आपसे बात कर रही हूँ 4 to 7 या 7 to 11 तक भी जब हम चलते हैं, तो हमने यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस जो पियागेट की डिस्कस करी थी, उसमें ये चीज़ें थी कि जनरली जो बच्चे होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। वो उनके अंदर एक तरीके की क्या बोलते हैं उसको, वो किस तरह की एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो जाती है, क्वेश्चनिंग वाली। ठीक है, वो चीज़ों को जो है मतलब एक थिंकिंग प्रोसेस उनके अंदर क्योंकि डेवलप होने लग गया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका हो रहा है, तो जनरली क्वेश्चनिंग वाला अप्रोच जो है एक उनके अंदर आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं वो करने लग जाते हैं। तो बच्चों को आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हुए देखा होगा कि भाई अगर आसमान नीला है तो नीला क्यों है, और अगर ट्रीज ग्रो करते हैं तो कैसे ग्रो करते हैं, एंड सो ऑन। सो सच क्वेश्चंस हेल्प द चाइल्ड टू नो व्हाई थिंग्स आर एज दे आर। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर भी, क्योंकि अभी वो बिल्कुल न्यू बॉर्न है ना, उन्हें थोड़ी ना पता कि क्या चीजें कैसी हैं। न्यू बॉर्न का मतलब इन्फेंसी वाली स्टेज चलेगी, बट अब वो चाइल्डहुड पे आ गए, अब वो चीजों को समझने की कोशिश करें, तो उन्हें सब चीजें समझनी है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, हवा चलती तो हवा ऐसे क्यों चलती है, हवा इस डायरेक्शन में चलती है, उस डायरेक्शन में चल रही है, बारिश कैसे हो रही है, बारिश कहाँ से आ रही है, आसमान तक कैसे पहुंचेंगे। अक्सर ऐसी चीजें सभी के मन में होती है, मतलब आप भी, अगर आपको याद है आप छोटे रहे होंगे तो ऐसे सवाल आपने भी कभी किए होंगे। So Piaget called this stage of intuitive thought. ठीक है, और इस एक स्टेज को जहां पर जनरली बच्चे ऐसा क्वेश्चनिंग अप्रोच दिखाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उसे उन्होंने इंट्यूटिव थॉट स्टेज जो है कहा हुआ है, जहां पर जनरली बच्चे जो है इंट्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, चीजों को सोचना समझना स्टार्ट करने लग जाते हैं। Another feature of thought during pre-operational stage is characterized by children having a tendency for centration, that is, focusing on a single characteristic or feature for understanding an event. एक और फीचर जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, दैट इज सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक इवेंट को समझने के लिए किसी एक सिंगल फीचर के ऊपर फोकस करके रखना, और उस एक फोकस के थ्रू जो है वो समझ पाते हैं कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड में इंसिस्ट ऑन ड्रिंकिंग अ बिग ग्लास ऑफ जूस प्रेफरिंग अ टॉल नैरो ग्लास टू अ शॉर्ट ब्रॉड वन, इवन दो both might be holding the same amount of juice. So as the child grows and is approximately between, तो यहाँ पर ये एक चीज कही जा रही है कि जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, 4 से 7 साल का बच्चा है और उसके सामने 2 जूस के ग्लास रखे हुए हैं, एक बिल्कुल नैरो ग्लास है, ठीक है, और एक थोड़ा सा ब्रॉड ग्लास है, ठीक है, एक जो है थोड़ा सा ब्रॉड ग्लास है और दोनों के अंदर जूस है, दोनों के अंदर क्या है, जूस है। ये जो है ये एक सेकंड ग्लास है, दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ जूस है, लेकिन जो चाइल्ड है वो किसको प्रेफर करेगा, इस ग्लास को, क्योंकि ये उसको जो है थोड़ा सा बड़ा ग्लास जो है दिख रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि इसमें शायद जो है मतलब ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें
कुछ ऐसा अलग होगा, कुछ एक नई चीज होगी। तो यहाँ पर जनरली सेंट्रेशन वाली चीज हो जाती है, जहां पर आप किसी एक चीज में, एक इवेंट के ऊपर फोकस करते हो और फिर उससे रिलेटेड सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। फोकसिंग ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इवेंट। सो इस तरीके से सेंट्रेशन जो है वो भी हमको चिल्ड्रन के अंदर डेवलप होने दिखता है। देन 7 to 11 ईयर्स की जो एज होती है, इस एक एज में, इसे ही मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड ईयर्स कहा जाता है। इसमें जो इंट्यूटिव थॉट होता है वो लॉजिकल थॉट से रिप्लेस कर दिया जाता है। अच्छा, ये इतना जो भी सारा कुछ पढ़ा रही हूँ, जो इतनी सारी चीजें बोल रही हूँ, इतने सारे वर्ड्स यूज कर रही हूँ, उसको नोट डाउन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्योंकि नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, जगलप हो जाएंगी और आपको ध्यान नहीं रहेंगी, ठीक है। सो देखो यहाँ पर आप नोट कर लो कि सबसे पहले तो फिजिकल डेवलपमेंट हमने पढ़ा, फिजिकल के साथ साथ में हमने मोटर डेवलपमेंट पढ़ा कि कैसे जो है एक चाइल्डहुड स्टेज में चाइल्ड का फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट होता है। इसमें जो भी चीजें पढ़ी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ज्यादा कुछ टफ नहीं थी। नेक्स्ट था हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हमने पियागेट की थ्योरी को पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट वाली, जिसमें उन्होंने हमें कुछ कंसेप्ट्स की बात बताई। एक उन्होंने हमको बताया ऑब्जेक्ट परमानेंस, जहां से एक चाइल्ड की मेंटल एबिलिटीज का हमको पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट्स को जो है अपने माइंड के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकता है। सेकंड, इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, देखो सेकंड ऑब्जेक्ट परमानेंस के बाद में जो हमारा था वो क्या था, देखो सिंबॉलिक थॉट कंटिन्यूस। प्री ऑपरेशनल थॉट की हम बात कर रहे थे, तो सिंबॉलिक थॉट जो है वो आपके डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप सिंबल्स को लेके जो है, मतलब एक तरीके से आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आप सोचने समझने जो है लग जाते हो चीजों को। फिर उसके बाद में ईगो सेंट्रिज्म के बारे में बताया। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब कि अपने ऊपर सेल्फ फोकस करना और अपने ही जैसे बाकी दूसरों को भी समझना कि वो भी लिविंग है, दैट इज एनिमिज्म। ईगो सेंट्रिज्म के बाद हमने बात करी एनिमिज्म की। एनिमिज्म कि जैसे हम लिविंग एंटिटी हैं, वैसे बाकी जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास में वो भी सब लिविंग एंटिटी ही है। इसके बाद में हमने बात करी आपके इंट्यूटिव थॉट की कि जो है क्वेश्चनिंग अप्रोच एक बच्चों के अंदर आ जाता है। ये है आपका 4 to 7 ईयर्स ऑफ एज के बीच में, जहां पर क्वेश्चनिंग अप्रोच उनके अंदर रहता है। फिर 7 to 11 ईयर्स की एज में आते आते ये इंट्यूटिव थॉट जो है ये लॉजिकल थॉट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लॉजिकल थॉट में। अब देखो, अगर अभी इतना सारा कुछ रिवाइज नहीं करते तो जो भी पढ़ा है ना वो सब आपके सर के ऊपर से चला जाता। तो अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, बहुत प्यारे बच्चे हो, ठीक है। और अगर नहीं बना रहे हो तो अभी भी टाइम है, उसको बना लो। चैप्टर को रीड करते करते और कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। हो सकता है अभी मुझसे सुनो, मतलब मेरे लेक्चर को तो रिवाइंड करके 50 बार देख सकते हो आप, बट स्टिल क्या होता है ना कि चीज क्लियर नहीं होती, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं ताकि हमको सारी चीजें याद में रहें। समझ में तो सब आ जाएगा बट याद करने के लिए भी नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाते हुए चलना। सो अब देखो ये जो एज है इसमें क्या हो रहा है, इसे मिडिल और लेट चाइल्डहुड पीरियड कहा जाता है। इसमें जो आपका इंट्यूटिव थॉट है वो लॉजिकल थॉट से रिप्लेस हो जाता है। दिस इज द स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट विच इज मेड अप ऑफ ऑपरेशंस, मेंटल एक्शंस दैट अलाउ द चाइल्ड टू डू मेंटली व्हाट वाज डन फिजिकली बिफोर। अब यहाँ पर ये ऐसी स्टेज है जहां पर ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट्स आने लग जाते हैं और यहाँ पर मेंटल एक्शंस जो होते हैं वो एक चाइल्ड को अलाउ करते हैं कि जो चीज पहले वो फिजिकली कर रहा था अब उस एक चीज को वो मेंटली करे। जो चीज पहले वो फिजिकली कर रहा था अब उसको वो मेंटली करना स्टार्ट कर दे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है उसमें मेंटल एक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। मेंटल एक्शंस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। और ये जो मैं आपको सारे कंसेप्ट बता रही हूँ, जैसे प्री ऑपरेशनल बता रही हूँ, कंक्रीट ऑपरेशनल बता रही हूँ, ये सभी आपकी बुक में एक चार्ट दी गई है, उसके अंदर है। इन्फेंसी स्टेज आप पढ़ोगे तो उसमें एक चार्ट दी गई है जिसके अंदर ये सारे कंसेप्ट दिए गए हैं जिसको आपको एक्सप्लेन किया है चाइल्डहुड स्टेज में, ठीक है। तो उस एक चार्ट को भी अच्छे से समझ लेना। नाउ इन अ वेल नोन टेस्ट the child is presented with two identical balls of clay. One ball is rolled by the experimenter into a long thin step and the other ball remains in its original shape. अब मैंने आपसे क्या कहा कि 7 से 11 साल की एज में लॉजिकल थॉट उसके अंदर आने लग जाएगा। अब इसके लिए इस लॉजिकल थॉट को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है और 2 क्ले की बॉल होती हैं
जो बच्चे के सामने रखी जाती हैं। एक बॉल होती है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको ऐसे पूरा रोल करके एक लॉन्ग थिन स्ट्रिप उसकी बना ली जाती है, उसको जो है ऐसा पूरा पतला ही जो है स्ट्रिप की तरह कर लिया जाता है। और जो दूसरा जो क्ले का बॉल था उसको वैसा ही रखा जाता है अपने ओरिजिनल शेप में। मतलब एक ये क्ले की बॉल है और एक और ऐसी ही क्ले की बॉल थी, बट इसको क्या कर लिया, इसको एक स्ट्रिप के फॉर्म में ऐसे लंबा कर दिया। तो एक ये बॉल हो गई और एक ये बॉल हो गई, ठीक है, ये बच्चों के सामने रखी गई। On being asked which has more clay, the child of 7 or 8 years would answer that both have the same amount of clay. जब पूछा गया कि इन दोनों ही बॉल में से सबसे ज्यादा क्ले जो है वो कौन से शेप में हमको देखने को मिल रहा है, तो सभी बच्चों के जो आंसर थे वो ये थे कि दोनों में इक्वल क्ले है। दोनों में इक्वल क्ले क्यों है, क्योंकि दोनों बॉल्स ही थी, बट इस बॉल को जस्ट ऐसे करके जो है उसकी एक लॉन्ग थिन स्ट्रिप बना ली गई। तो क्ले उतना ही है, जस्ट शेप को चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर उसने अपने माइंड को यूज किया है। सो दिस इज बिकॉज द चाइल्ड इमेजिन्स द बॉल रोल्ड इनटू थिन स्ट्रिप एंड देन इनटू अ बॉल, दैट मीन्स ही और शी इज एबल टू इमेजिन रिवर्सिबल मेंटल एक्शन और कंक्रीट रियल ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो कंक्रीट रियल ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन कर सकता है। What do you think a pre-operational child would have done? She or he is likely to focus on only one aspect, length or height. So concrete operation allows the child to focus on different characteristics and not focus on one aspect of the object. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बच्चे ने किसी एक ही चीज के ऊपर फोकस किया था, कि या तो लेंथ के ऊपर फोकस किया था या हाइट के ऊपर फोकस किया था, बल्कि उसने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है पूरा एनालाइज करते हुए फिर उसके बाद में बताया कि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ क्ले है। तो मतलब इन शॉर्ट वो अपने माइंड को यूज करना स्टार्ट कर देता है। दिस हेल्प्स द चाइल्ड टू अप्रिशिएट दैट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स व्हिच आल्सो रिजल्ट्स इन द डिक्लाइन ऑफ हिज ईगोसेंट्रिज्म। तो यहाँ से जो बच्चा होता है उसके अंदर ये एक अप्रोच आने लग जाता है कि वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में जो ईगोसेंट्रिज्म है उसका डिक्लाइन होने लग जाता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या, कि सेल्फ फोकस करना और ऐसे समझना कि बाकी चीज़ें भी हमारी ही तरह हैं, ठीक है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना और बाकी चीज़ों को ना सुनना। तो ये ईगोसेंट्रिज्म धीरे धीरे बच्चे के अंदर से खत्म होता है और उसके अंदर जो है ये एक एबिलिटी आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट वाली, जहां पर वो सारी चीजों को एनालाइज करके, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को एनालाइज करके फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है। सो थिंकिंग बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। यहाँ पर जो थिंकिंग है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई। पहले क्या होता था, जो बच्चे सोचते थे उनको लगता था बस हम जो सोच रहे हैं वही सारी चीजें सही हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि नहीं, अब हमको डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी देखना है। तो एक तरीके से थिंकिंग यहाँ पर क्या हो गई, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई। एंड चिल्ड्रन कैन थिंक अबाउट ऑल्टरनेटिव्स व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और मेंटली रीट्रेस देयर स्टेप्स इफ रिक्वायर्ड। तो इसके थ्रू जो चिल्ड्रन है वो अब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो इवन दो द प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डेवलप्स द एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, he or she cannot do abstract thinking, that is he or she still cannot manipulate ideas in the absence of objects. अब वैसे तो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड जो होता है उसके अंदर जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट्स को देख के उसकी क्वालिटीज बताने की, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बट स्टिल नहीं कर सकता। मतलब जैसे यहाँ पर उसने क्ले को देखकर ही बता पाया कि दोनों में जो है सेम अमाउंट है, दोनों के अंदर जो है कोई भी कम ज्यादा नहीं है, दोनों इक्वली है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो शायद वो अपने आइडियाज को इतना इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाता या इतना ज्यादा जो है उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाता। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एल्जेब्रिक इक्वेशन। जैसे आपको कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन करनी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स की जरूरत होती है। तो वैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है उसको डिफाइन करने के लिए, और इन्हीं सारी चीजों के थ्रू, इन्हीं कॉग्निटिव एबिलिटीज के थ्रू धीरे धीरे करके जो चाइल्ड है वो लैंग्वेज को सीख पाता है। उसके बारे में आप डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ोगे, बट यहाँ पर जितनी चीजें बताई, और ये देखो यहाँ पर हमने फिजिकल मोटर डेवलपमेंट तो पढ़ा ही, बट ये जो चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला पूरा अप्रोच था, उसके अंदर कितनी सारी स्टेप्स थी, कितने सारे पार्ट्स थे, उनके एग्जैक्टली क्या मीनिंग थे, वो आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको ज्यादा फोकस करते हुए जो है पढ़ना। सो अभी यहां तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया, आई होप वो क्लियर हो गया होगा। अब बस एक और चीज क्या करनी है
कि चैप्टर में ये जो टॉपिक दिया गया है ना उसको एक बार रीड कर लेना अपनी बुक के अंदर, उसको रीड कर लेना और नोट्स अच्छे से जो है बना के रखना, और स्टिल फिर कोई डाउट आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। और इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कुछ भी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को वहां पर भी आंसर कर दूंगी। आई होप सो आपको आज का ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, जहां पर हमने चाइल्डहुड स्टेज के 3 पार्ट्स को डेवलप की जो है अंडरस्टैंड किया, दैट इज फिजिकल, मोटर एंड कॉग्निटिव। फिजिकल और मोटर कैसे होता है वो हमने अच्छे से समझ लिया। कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है कि आपके माइंड को जो है किस तरीके से डेवलप किया जाता है, और यहाँ पर हमने बेसिकली जो एक टाइम पीरियड लिया है वो 3 to 11 ईयर्स लेके हम चल रहे हैं। क्लियर है, ये भी आ गया यहाँ तक समझ में। अब इसी से रिलेटेड और ढेर सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं और आपने सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख के रखा हुआ है, सो कोई भी डाउट अभी तक नहीं होगा। ठीक है, सब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि सारे लेक्चर्स और डेली लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलते हैं, साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऐप है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको चाहिए कि सारे लेक्चर, सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, सारे लेक्चर्स मिल जाए और कोई भी दिक्कत ना हो ढूंढने में, कोई भी प्रॉब्लम हमको फेस ना करनी पड़े। तो बहुत ही सिंपल सा काम आपको करना है, आपको बस गूगल पे जाना है और एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है बस उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोज आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। जो भी सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये आ गए सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर पे क्लिक करोगे यहाँ आ जाएंगे सारे सब टॉपिक्स और यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। सो जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट, जो भी आपको पढ़ना है वॉच नाउ पे क्लिक करना और ये आपका वीडियो ओपन। यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। आपको ये नहीं देखना है कोई और चैप्टर, कोई और सब्जेक्ट, कुछ और पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। यहाँ आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है, किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना है, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर है और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।